हेलो बच्चों। आई होप मेरी आवाज़ को आप सुन पा रहे हैं और स्क्रीन आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। लास्ट क्लास में हम लोग लॉज ऑफ मोशन में ही टेंशन वाले फोर्सेस और साथ में पुली का जिसमें इस्तेमाल हो रहा हो ऐसे सवालों को कर रहे थे। तो कई सारे ट्रिक्स हम लोग सीख रहे थे क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते, कई सारा कंसेप्ट सीख रहे थे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरा, मैं इस बात को कंट्रोल तो नहीं कर सकता, आपको ज़बरदस्ती तो नहीं बोल सकता कि आप रिवाइज करिए ही करिए, लेकिन पूरी तरह से ये आपकी समझ होनी चाहिए कि आप लेक्चर को अटेंड करने के पहले पुराने कम से कम एक क्लास को एकदम अच्छे से ज़रूर रिवाइज कर लें, एक एक छोटी से छोटी बात। ठीक है? तो अगर आप रिवीजन नहीं किए हुए हैं तो इस वीडियो लेक्चर से आप उतना फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे जितना आप रिवीजन करने के बाद उठा लेंगे। तो आप ज़रूर से पहले एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो लेक्चर को अटेंड करें। और लास्ट क्लास में सबसे अंत में जाके मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, और जो आप लोग जवाब दे रहे थे उसको मैं एक एक करके लिख रहा था यहाँ पर कि किसने कैसा जवाब दिया। अंत में जाके मुझे कई सारे मैसेजेस आए कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। तो मैं एक काम यही कर रहा हूँ कि सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा से कंप्लीट करेंगे एकदम बेसिक तरीके से समझते हुए, ठीक, और उसके बाद ही फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। याद रखना, जो चीज़ मैं अभी तुरंत बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो, ये ऊंचाई कितनी थी तो 4 मीटर, दिस हाइट वॉज गिवन एज 4 मीटर, राइट। तो क्वेश्चन ये था कि 2 kg वाला मास ज्यादा से ज्यादा कितना ऊंचा जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन जिनको समझ में आ चुका है वो भी बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ठीक इसी से मिलता जुलता लेकिन इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वाला देने वाला हूं। तो इसको बहुत ध्यान से समझ लो कि आखिर क्या किया जा रहा है यहां पर। अब देखिए, इस क्वेश्चन को भी समझने के लिए और ज्यादा हम लोग फंडामेंटल लेवल पर उतरेंगे और एक सिंपल सा दूसरा एग्जाम्पल मानो तो ऐसा, जैसे कि ये कोई ग्राउंड है और ये कोई पत्थर का टुकड़ा और यहां पर खड़ा एक दूसरा आदमी। इस पत्थर को रस्सी से बांध दिया गया और रस्सी का दूसरा छोर फिर इस आदमी ने पकड़ रखा है ऐसे। समझ पाए बात को? अब ये आदमी क्या कर रहा है, ये पर्सन है और ये ब्लॉक है, और सरफेस पूरी तरह से स्मूथ है। मतलब आप ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यह आइस का बना हुआ है, बर्फ का बना हुआ है, परफेक्ट स्मूथ सरफेस है। अब बात को समझना जरा अच्छे से कि अगर ये पर्सन रस्सी को अपनी ओर खींचेगा 2 सेकंड के लिए, ठीक, अगर ये पर्सन, शुरुआत में सब कुछ रेस्ट में था, पर्सन भी खड़ा था, रस्सी हाथ में थी, खींचा नहीं जा रहा था, ये ब्लॉक अपनी जगह पर स्थिर था शुरुआत में। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि 2 सेकंड तक लगातार अगर इस ब्लॉक को खींचा जाए पर्सन के द्वारा, कैसे, रस्सी को अपनी तरफ खींच के 2 सेकंड तक केवल, तो क्या केवल यह ब्लॉक 2 ही सेकंड तक चलते रहेगा? 2 सेकंड तक तो यह आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर जब यह पर्सन रस्सी को खींचना बंद कर देगा, तब तक में इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी आ चुकी होगी। सुने नहीं मेरी बात? अगर मान लो थोड़े समय के लिए ही इस ब्लॉक को खींचा जाएगा तो इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। अब यह ब्लॉक तो लगातार आगे जाते रहेगा, भले यह पर्सन खींचे चाहे ना खींचे। तुम बोलोगे सर रस्सी को खींचना बंद कर दिए, कोई बात नहीं, रस्सी बीच में फिर ढीली हो जाएगी। यही तो खास बात है रस्सी में, कि रस्सी किसी चीज को नजदीक आने से रोक नहीं सकती, लेकिन दूर जाने से रोक सकती है। रस्सी से मैं तुम्हें अगर बांध दूंगा तो तुम दूर नहीं जा सकते, लेकिन नजदीक आ सकते हो, रस्सी के तरफ जा सकते हो। तो यही हुआ यहां पर। अगर 2 सेकंड के लिए ब्लॉक को खींचा जाएगा तो 2 सेकंड तक ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे चलते जाएगा जैसे रस्सी में टेंशन है ही नहीं,
रस्सी पूरी तरह से ढीली हो चुकी है। ठीक, अब सेम कंसेप्ट को आप इमेजिन करिए इस दिए हुए सवाल में। सेम कंसेप्ट, आखिर ये 2 kg ब्लॉक ऊपर क्यों गया? 2 kg ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, ये 2 kg वाला ब्लॉक है, सिर्फ 2 kg वाले ब्लॉक को देखेंगे तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे की तरफ एक फोर्स 20 न्यूटन, बावजूद इस नीचे लगने वाले फोर्स के ये 2 kg वाला ब्लॉक ऊपर क्यों जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से? क्योंकि इस पर लग रहा है ऊपर की ओर टेंशन वाला फोर्स, और इस कारण से इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, इतना तो निकाल ही लिए होंगे आप, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो ये ऊपर की तरफ जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ये टेंशन। ठीक, अब ये टेंशन के वजह से खिंचा चला जा रहा है 2 kg वाला ब्लॉक ऊपर, क्योंकि रस्सी पूरी तरह से टाइट है। रस्सी को दूसरे छोर से खींच कौन रहा है? तो 3 kg वाला ब्लॉक। 3 kg वाला ब्लॉक लगातार नीचे की तरफ खींचे जा रहा है रस्सी को, जिस कारण से ये 2 kg वाला ब्लॉक ऊपर चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है। अचानक से कुछ बदलाव आ जाता है क्वेश्चन में। क्या बदलाव आता है? 3 kg वाला जमीन से टकरा जाता है, ये फिर रुक जाता है, यानी ये 3 kg वाला ब्लॉक रस्सी को खींचना बंद कर देता है। और अगर ये 3 kg वाला ब्लॉक रस्सी को खींचना बंद कर देगा तो दूसरे साइड में रस्सी इस 2 kg ब्लॉक को ऊपर खींचना बंद कर देगी, लेकिन बावजूद इस बात के वो 2 kg वाला ब्लॉक अचानक से नहीं रुकेगा। थोड़ी देर पहले अभी क्या हुआ था? पत्थर को नजदीक खींच रहे थे, 2 सेकंड तक खींचना बंद कर दिए, बावजूद इस बात के वो पत्थर आपके नजदीक आ रहा था ऐसा? तो आई होप अब इस लॉजिक को आप समझ पाए होंगे पिछले दिए हुए एग्जाम्पल के वजह से। ये 2 kg ब्लॉक ऊपर जरूर जाएगा टेंशन के वजह से, लेकिन उसके बाद फिर कुछ और ऊंचा जाएगा ये रस्सी को ढीला कर देने के बाद। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए? तो सॉल्व करने का तरीका सॉल्व तो पिछले क्लास में कर चुका हूं, जो बात आप नहीं समझ पाए होंगे उस पर और ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं मैं। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए कि जब तक रस्सी टाइट है तब तक के लिए एक्सेलरेशन माना जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि टेंशन भी लग रहा है, 20 न्यूटन भी लग रहा है। लेकिन जब यह ब्लॉक ऊपर चढ़ते चढ़ते 4 मीटर ऊंचा जा चुका है, यानी कि 3 kg वाला ब्लॉक 4 मीटर नीचे आ चुका है, उसके बाद 3 kg ब्लॉक टकरा गया। सुन रहे हो मेरी बात? 3 kg वाला ब्लॉक टकरा गया जमीन से, और 2 kg वाले ब्लॉक को रस्सी से खींचना बंद कर दिया गया। बावजूद इस बात के ये थोड़ा सा और ऊंचा जाएगा, और इस दौरान रस्सी के ढीला हो जाने के बाद, मैं 4 मीटर कवर कर लेने के बाद की बात कर रहा हूं, यह टेंशन वाला फोर्स गायब हो जाएगा। इस वजह से मात्र एक फोर्स बचा फिर 20 न्यूटन। और अब की बार माना जाएगा, जब रस्सी ढीली हो चुकी है, 4 मीटर से ज्यादा ट्रेवल कर रहा है अब ये ब्लॉक, अब की बार यह माना जाएगा कि ये जो ब्लॉक है वो फ्री फॉल में, मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की ओर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो बेसिक जो बात है वो मैं दोबारा से आपको बता दिया। अब अगर अभी भी नहीं समझ पाए हो तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले क्लास में जो भी मैं बताया था उसको दोबारा से अगर सुन लोगे, अभी तुरंत दोबारा से अगर सुन लोगे, तो पूरी तरह से पक्का हो जाएगा ये क्वेश्चन, कुछ भी अब नहीं बचा हुआ रहेगा। मैं पिछले क्लास में ये पत्थर को खींचने वाला एग्जाम्पल दे दिया होता तो आप और अच्छे से समझ गए होते। खैर, फिलहाल मैं आगे बढ़ूंगा, और चूंकि आप इस तरह के एक क्वेश्चन को करने में परेशान हो गए थे, ठीक ऐसा ही दूसरा सवाल मैं दे रहा हूं आपको करने के लिए। इस बार आपको कर लेना है, ठीक है ना? डिफिकल्ट रहेगा इससे ज्यादा। तो लिखिए नया सवाल इस डायग्राम के साथ। यह है डायग्राम, और आई होप इस बार मुझे डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग ऑलरेडी एक्सेलरेशन वगैरह सब कुछ निकाले हुए हैं, सबका क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, इस तरह का कॉन्स्टेंट रिलेशन वगैरह वगैरह।
पहले तो ये डायग्राम आप बना दीजिए, ठीक। इसके बाद फिर लिखें कि ये है 4 kg का मास और ये है लेफ्ट साइड में 1 kg का मास, और दोनों को बराबर ऊंचाई पर दिखाना जमीन से। दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को बराबर ऊंचाई पर दिखाइए जमीन से, और ये जो ऊंचाई है इसको सेट करें, इस ऊंचाई को सेट करिए 2 मीटर। 2 मीटर की ये ऊंचाई है। समझ गए सवाल? बताना क्या है आपको? तो सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम हाइट, पहले सवाल पूरा लिखो। फाइंड मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाई, समय लगेगा इसे करने में, लेकिन कर लिए एक बार खुद से सही सही तो एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। फाइंड मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाई 1 kg ब्लॉक फ्रॉम ग्राउंड, या फ्रॉम ग्राउंड लिखने का जरूरत नहीं था क्योंकि हाइट को ग्राउंड से ही तो नापा जाता है। यह सवाल आपके सामने, इस हालत से अगर छोड़ दिया जाएगा सिस्टम को, बताना है 1 kg वाला ब्लॉक ज्यादा से ज्यादा कितना ऊंचा जाएगा। शुरू हो जाओ, कोई गलती मत करना। पुराने सारे कंसेप्ट्स को चेक कर लूंगा मैं इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाते करवाते। याद रहे, आपको चैट बॉक्स में कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, आप अपना पर्सनल सॉल्व करिए, ठीक। प्रॉपर समय लो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। थोड़ा बहुत मैं सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर हो जाता हूं तब तक। ये 2 मीटर की हाइट दी हुई थी, याद रख लो अलग से। तब तक मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। आप मेरे सॉल्यूशन को मत देखिए, आप अपना करिए। पुरानी जितनी बातों को सीखे हैं आप, उन सब का इस्तेमाल यहीं पर हो जाएगा। तो अगर ये 1 kg का ब्लॉक है तो इस पर लगने वाला 10 न्यूटन का सबसे पहला फोर्स नीचे की ओर, और टेंशन का फोर्स मैं मान लिया ऊपर की ओर। पहले एक्सेलरेशन तो पता करें उस वक्त जब रस्सी टाइट है। साथ ही 4 kg के ब्लॉक के लिए सीधा 40 न्यूटन का एक नीचे की ओर फोर्स, और इसके अलावा ऊपर के तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा 2T का, ठीक है। अब यहां पर रस्सी में दिखाना छूट गया मुझसे, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप इतने से हिस्से का फ्री बॉडी डायग्राम मन में सोचिएगा तो समझ में आ जाएगा कि 4 kg ब्लॉक पर जो लगने वाला फोर्स है वो 2T का है। T का टेंशन है ना, यहां पर भी T का टेंशन, फोर्सेस को मैं येलो कलर से दिखाया हूं। तो 2T का टेंशन लग रहा होगा 4 kg ब्लॉक पर, डायरेक्ट ऐसे ऊपर की तरफ मैं दिखा दिया। इस पर पहले काफी डिस्कशन हो चुका है। अब एक कंसेप्ट होता है कांस्टेंट रिलेशन का। तो पुरानी बातें मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप क्वेश्चन को कर पाएंगे कि नहीं, यह बहुत ज्यादा निर्भर करता है इस बात पर कि आपको हर एक बात पुरानी जो हम लोग सीखे हैं क्लास में, वो सभी बातें आपको एकदम अच्छे से याद हैं कि नहीं। क्लास में सिखाने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन याद तो आप ही को रखना पड़ेगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो पूरा हिस्सा है इसको तुम मन में मान लो कि ये थोड़ा सा ऊपर गया। तो ए एक्सेलरेशन से अगर ये ऊपर जा रहा होगा तो इन दो जगहों पर ढीलापन आने के वजह से ये 1 kg का ब्लॉक 2a के एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। इतना में समझ जाना भाई। अब तो ठीक इसका उल्टा भी सही होना चाहिए, यानी कि अगर ये 2a के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ये a के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा। लॉजिक समझे? तो इसी कांस्टेंट रिलेशन के मतलब मैं क्यों पलट दिया इसको, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि 1 kg ऊपर ही जाएगा।
और इतना अब आपको दिख भी जाना चाहिए कि 1 kg ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इस साइड में 2 kg से ज़्यादा लिखा हुआ है। नहीं समझे कोई बात नहीं, कांस्टेंट रिलेशन ये मैं बना दिया डायग्राम में, क्वेश्चन के डायग्राम में। तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर a का मानते हुए, साथ ही ये 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर 2a का मानते हुए हम लोग क्वेश्चन को आगे जा रहे हैं सॉल्व करने। अब चलिए, अभी तक किसी का कोई डाउट अगर रहा हो तो बिल्कुल पूछ ले। अभी तक मुझे कोई डाउट आपका दिख नहीं रहा है। तो इक्वेशन बनता है हमारे पास t-10, यूनिट को छोड़ दिया हूं अभी कुछ देर के लिए, मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाइड बाई 2a। ये रहा पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास कि 40 न्यूटन ज्यादा है, 40 माइनस 2t मस्ट बी इक्वल टू 4 kg मल्टीप्लाइड बाई केवल a। सही लिखा। तो ये जो पहला इक्वेशन है, चालाकी ये होगी कि इसको 2 से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दें आप पूरे में, और फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, टेंशन गायब हो जाएगा। तो 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 4a वहां पर और दोबारा से 4a यहां पर। तो a का वैल्यू निकल के आया हमारे पास 20/8, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हुआ ना, 20/8, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। याद रखो ये एक्सेलरेशन किसका एक्सेलरेशन है? तो आप a का एक्सेलरेशन इसे मान रखे थे। तो आपने अभी जस्ट ये समझा कि 4 kg वाला जो ये ब्लॉक है ये नीचे की ओर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, जबकि 1 kg वाला ब्लॉक इसका डबल एक्सेलरेशन यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की ओर जा रहा है। कब तक ऊपर नीचे जाएंगे सब? जब तक ये 4 kg वाला ब्लॉक, जब तक ये 4 kg वाला ब्लॉक जमीन से ना टकरा जाए। तो अब मैं और ज्यादा आपको समय दे रहा हूं, आप मुझसे पहले सोच समझ के बिल्कुल सही आंसर तक पहुंचे रहिए। ठीक, मैं ये चाहता हूं कि आपके पास मुझसे पहले आंसर हो, ताकि आप अपनी गलतियों को पकड़ सकें खुद से। मैं यहां बैठा बैठा आपका नोटबुक नहीं देख पाऊंगा ना, सबका कम से कम। चलिए, यहां तक पहुंच जाने के बाद और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। देखो, अब सुनना ध्यान से कि अगर यहां पर का 4 kg ब्लॉक अगर नीचे जाता है, ऐसे जाके टकरा जाता है जमीन से, मान लो यहां, समझ पाए मैं क्या बोला? ऐसे अगर ये ब्लॉक नीचे जाता है, अगर कितना मीटर नीचे जाएगा? ये नीचे जाएगा असल में केवल 2 मीटर। तो अगर भारी वाला यानी 4 kg ब्लॉक अगर 2 मीटर नीचे जाता है, तो 1 kg ब्लॉक 2 मीटर ऊपर नहीं जाएगा। 1 kg ब्लॉक दरअसल 1 kg ब्लॉक दरअसल कुछ ज्यादा कि कुछ कम, कुछ ज्यादा ही ऊपर जाएगा। 2 मीटर के बजाय वो जाएगा कितना ऊपर? 4 मीटर। तो ये जो 1 kg वाला ब्लॉक है ये 4 मीटर ट्रेवल कर चुका है, और पहले से ये कितने ऊंचाई पर था? पहले से ये 2 मीटर की ऊंचाई पर पहले से था, और अब जाके जस्ट टकराया ये 4 kg ब्लॉक जमीन से। जैसे ही ये जमीन से टकराएगा, ये रस्सी ढीली, ये रस्सी ढीली, ये रस्सी ढीली, और अब की बार 1 kg का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो इस पर लगने वाला एकमात्र केवल फोर्स दिखाया जाएगा, वो है 10 न्यूटन का। और इसी कारण से अब माना जा सकता है कि यह है फ्री फॉल में। समझ पाए होंगे इस बार? तो अब की बार इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, लेकिन नीचे से मतलब इस जगह से ब्लॉक ऊपर गया ना, 1 kg वाला ब्लॉक 4 मीटर ऊंचा गया, और इस दौरान इसके पास कुछ ना कुछ ऊपर की ओर वेलोसिटी आ चुकी है, और रस्सी के मौजूद होने के वजह से वो वेलोसिटी खत्म नहीं हो जाएगी अचानक से। रस्सी ढीली होगी,
यह ब्लॉक थोड़ा सा और ऊंचा जाके फिर वापस आएगा। तो ऑलरेडी 6 मीटर ऊपर जा चुका था। अब कितना और ऊपर जाएगा यह पता करने के लिए पहले v तो पता करें। v का वैल्यू पता करने के लिए v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ऊपर की ओर का एक्सेलरेशन जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर का। तो v स्क्वायर का वैल्यू जो आया वो है 40 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v का वैल्यू बना स्क्वायर रूट ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी वो जस्ट जो जंप करना एक्स्ट्रा शुरू करेगा ना जब ये, तो उस वक्त की इनिशियल वेलोसिटी हमने पता की स्क्वायर रूट ऑफ 40। आई होप आप खुद से सही आंसर निकाले हुए थे। अच्छा, अब इसके अलावा ये और ऊपर भी तो जाएगा, और ऊपर जब ये जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन g नीचे के तरफ माना जाएगा। तो एक्स्ट्रा हाइट जो ये ट्रेवल करेगा डेल्टा h, इसे मैं बोल रहा हूं एक्स्ट्रा हाइट, ये फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g का, जिसका की वैल्यू आएगा 2 मीटर, क्योंकि 40 हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में 20, तो ये 2 मीटर एक्स्ट्रा ऊपर चला जाएगा। तो फाइनल आंसर असल में है क्या, 2 मीटर पर तो पहले से था, प्लस 4 मीटर गया तब जब रस्सी टाइट थी, प्लस तिबारा से तीसरी बार 2 मीटर और ऊपर गया फ्री फॉल के दौरान। ये जो मैं लिखा हूं ये है इनिशियल हाइट, यहां तो पहले से ही था, ठीक है। फिर ये जो 4 मीटर वाला हाइट है ये तब तय की गई दूरी है जब रस्सी टाइट थी, व्हेन स्ट्रिंग वॉज टाइट। ये उस वक्त तय की गई जाने वाली दूरी है जब रस्सी टाइट थी, और ये उस वक्त जब रस्सी ढीली हो चुकी है, व्हेन स्ट्रिंग वॉज लूज। यानी मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब फ्री फॉल में था ये 1 kg वाला ऑब्जेक्ट, ये फ्री फॉल में था। तो फाइनल आंसर है हमारे पास एग्जैक्ट 8 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर। तो जेईई मेंस के लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि अच्छा खासा इंटीजर टाइप में वैल्यू आ रहा है, जो कि आसान भी नहीं है सॉल्व करना। क्या इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में? बिल्कुल पूछा जाता है। और जिन स्टूडेंट्स को, या कई बार ऐसा भी होता है, मुझे दुख है ऐसा कहते हुए, लेकिन कई बार टीचर्स को भी इस तरह के कंसेप्ट्स को बताने का मन नहीं होता बच्चों को, इस वजह से वो ये बोल देते हैं कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। ऐसा नहीं है, आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स को लगातार सॉल्व भी करने की आदत रखे रहो। जो कठिन से कठिन क्वेश्चन पूछा जाएगा जेईई मेंस या नीट लेवल में, वो यही है, और जो जेईई एडवांस्ड में आसान से आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही है, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल अब आगे बढ़ रहे हैं, और एक लास्ट तरह का पुली वगैरह पर आधारित क्वेश्चन बस करना बाकी है, जिसको कंप्लीट करते ही फिर हम लोग इंक्लाइन प्लेन के बारे में बात करना शुरू करेंगे, और फिर जाके स्प्रिंग। देखिए क्या है डायग्राम, नया क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ऐसा कुछ है क्वेश्चन, देखो हम लोग कांस्टेंट रिलेशन के बारे में अच्छा खासा चीज सीख चुके हैं। अब क्या है, लिखिए क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में लिखें आप, स्टेटमेंट में लिखिए फिगर शोज, आप लिखिए फिगर शोज अ मंकी, फिगर शोज अ मंकी hanging from a rope, hanging from a rope, ऐसे।
ये रस्सी है जिससे कि ये बंदर, ये मंकी लटका हुआ है, और दूसरे साइड में यहां पर केला बांधा हुआ है। ठीक, ऐसे करके केला बांधा हुआ है। और उसके बाद आप अगले स्टेटमेंट में लिखें इस सिंपल से डायग्राम बनाने के बाद कि इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। शुरुआत में किसी का भी किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि केला ज्यादा भारी है कि बंदर ज्यादा भारी है? तो दरअसल दोनों का ही मास बराबर है। अगर आप मंकी का मास m मान लेते हैं तो दूसरे साइड में यहां पर मौजूद बनाना का जो मास है वो भी m ही है। तभी तो ऐसा हो सकता है कि दोनों इक्विलिब्रियम में रह जाएं, तराजू दोनों साइड से बराबर रहे। ठीक है, मतलब कोई नीचे कोई भी साइड नहीं जा रहा है, पुली वगैरह मासलेस है, फ्रिक्शन वगैरह कहीं नहीं है। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है, देखिए ये बंदर को नजर आता है कि भाई थोड़ा सा ऊपर है ये केला, तो वो ले नहीं पा रहा है एक भी केला। वो क्या करता है कि इस रस्सी के ऊपर, मतलब मैं अगर बंदर हूं, ये है रस्सी, जो फिजिक्स है उस पर ध्यान दो और कहीं पर भी नहीं। अगर ये रस्सी है, मैं बंदर हूं, मैं ऐसे करके रस्सी को पकड़े हुए हूं, मैं क्या करता हूं, ऐसे ऊपर के रस्सी को फिर पकड़ा, थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, फिर क्या किया, और ऊपर रस्सी के हिस्से को पकड़ा और उसके बाद और ऊपर चढ़ा। तो इस तरह करते करते रस्सी के ऊपर अगर ये मंकी चढ़ते चला जाए, लिखिए स्टेटमेंट में, इफ मंकी क्लाइंब्स अप, इफ मंकी क्लाइंब्स अप द रोप, अगर रस्सी पर यह मंकी चढ़ते चला जाए, कितनी दूरी, बाई h, अगर यह मंकी h ऊंचाई इस रस्सी पर चढ़ जाए, ठीक है, रस्सी को पकड़ते पकड़ते अगर h हाइट ये मंकी अगर चढ़ जाता है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बनाना। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन आपकी सोच इस तरफ भी विकसित होनी चाहिए कि कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आप कोई फॉर्मूला नहीं लगा पाते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो एक्सपीरियंस रहता है वो काम देता है। तो जरा लगाइए दिमाग कि कैसे सॉल्व करेंगे इसे। मुझे आंसर आपसे चैट बॉक्स में नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूं सभी इत्मीनान से पूरी तरह से सोचें कि कैसे निकलेगा बनाना का डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन सवाल में नहीं दिया हुआ, कोई जानकारी नहीं दी हुई। तो पता करिए बनाना का कितना होगा डिस्प्लेसमेंट। याद रखो, बनाना ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये भी आपको बताना होगा। ठीक, कोशिश करिए आप सॉल्व करने का। तो मुझे लगता है आप सही समय पर वीडियो को पॉज कर लिए होंगे और सही आंसर तक भी पहुंच चुके होंगे। मैं भी आपकी मदद करता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब लॉजिक को समझना ज़रा बहुत ध्यान से, क्योंकि दोबारा से ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, होमवर्क दूंगा, सिर्फ उसका आंसर बताऊंगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा उसे। इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझो ताकि इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन मुझे बताना ना पड़े कि कैसे सॉल्व किया गया। देखिए, सबसे पहली बात हमें यह जानना होगा, पहली बात तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये कांस्टेंट रिलेशन का क्वेश्चन नहीं है। ऐसा नहीं है
कि यहां पर कोई एक ब्लॉक है, ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक ऊपर गया, जिसके वजह से जितना ऊपर जाएगा ये ब्लॉक उतना ही ये बनाना नीचे जाएगा। ऐसा नहीं है। पहले तो इस बात को समझिए। क्यों ऐसा क्यों नहीं? और ज्यादा ध्यान से मान लो कि इस बनाना को हाथ से पकड़ लिया गया, किसी एक पर्सन ने बंदर से बिना डरे नजदीक आकर के इस बनाना को हाथ से पकड़ लिया। अब यह ब्लॉक अगर ऊपर जाएगा तो रस्सी ढीली हो जाएगी, होगी कि नहीं? अगर इस ब्लॉक को मान लो कि डेल्टा एक्स से ऊपर भेज दिया जाता है तो रस्सी चूंकि डायरेक्ट ब्लॉक से बंधी हुई थी, इस वजह से रस्सी ढीली हो जाएगी। लेकिन यहां पर देखिए, अगर इस बनाना को हाथ से पकड़ लिया जाए और मंकी अगर ऊपर चढ़ जाए डेल्टा एक्स से, तो रस्सी वहीं की वहीं है। रस्सी में किसी तरह का कोई मोशन नहीं हुआ, बल्कि यह मंकी ऊपर चढ़ा है। रस्सी में ढीलापन नहीं आएगा, नो स्लैकनेस। स्लैकनेस मतलब ढीलापन। किसी तरह का कोई ढीलापन रस्सी में नहीं आएगा, बावजूद इस बात के कि बनाना को हाथ से पकड़े हुए हैं, मंकी ऊपर चढ़ा है डेल्टा एक्स के डिस्प्लेसमेंट से। तो अभी मैं क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया हूं, अभी बस मैं ये बताया कि ये पुराने सवालों से डिफरेंट है। ये कांस्टेंट रिलेशन से सॉल्व होने वाला सवाल नहीं है। अगर यहां पर ब्लॉक होता जो कि ऊपर खुद से नहीं चढ़ सकता है, मतलब रस्सी के ऊपर इस तरह से नहीं चढ़ सकता है ना ये ब्लॉक, ऐसे रस्सी को नीचे छोड़ करके, इतनी रस्सी को नीचे फ्री में लटकता हुआ छोड़ करके ये ब्लॉक ऊपर चढ़ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। अगर ऐसा होता तो कांस्टेंट रिलेशन यहां भी नहीं चलता, तब तो हम लोग मानते कि ये सच में मंकी ही है। अगर ऐसा हो रहा होता कि नीचे में यहां पर रस्सी फ्री में हैंग कर रहा है, तो इसे भी, इस हालत को भी हम लोग मंकी जैसा ही माने होते। तो अब समझें एक्चुअल क्वेश्चन को। फिर से मैं बोल रहा हूं, इसको इतने ध्यान से समझो कि अगला जस्ट कठिन वाला क्वेश्चन तुम पूरी तरह से खुद से कर सको। मैं सिर्फ आंसर लिख दूंगा। तो देखिए भाई, सवाल में पहला स्टेटमेंट, इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इसका सबसे पहला मतलब यह निकलता है कि दोनों का ही मास है बराबर, m और m। हम लोग पूरी तरह से पहले रेडी रहें। यहां पर बनाना, यह बनाना का फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करता हूं मैं, mg का फोर्स नीचे की ओर और टेंशन का फोर्स ऊपर की ओर, सही बोला? सिमिलरली अगर मैं उसी वक्त इस मंकी का भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, तो देखो मंकी हाथ से पकड़े हुए है ना रस्सी को ऐसे, और शायद पैर से भी पकड़े हुए, ऐसे ही मंकी चढ़ता है ऊपर। तो इस मंकी के फ्री बॉडी डायग्राम में भी इस तरह से हाथ और पैर से पकड़े हुए है ये रस्सी को, इस वजह से टेंशन ऊपर की तरफ, और साथ में इसका खुद का भी mg होगा नीचे की ओर। ये दो अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम्स। अब देखिए कितना आसान था सोचना, अगर सही तरीके से सोचा जाए तो। मंकी शुरुआत में इक्विलिब्रियम में था, मतलब t बराबर था mg के, तभी तो ये इक्विलिब्रियम मतलब एक्सेलरेशन जीरो। ठीक, सब कुछ रेस्ट में है यहां पर इस सवाल में। शुरुआत में यह हालत तो है, इनिशियल डायग्राम में यह बना हुआ था, लेकिन यह मंकी ऊपर चढ़ता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी वेलोसिटी शुरुआत में जीरो थी और बाद में इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है जब यह ऊपर की तरफ एक्सेलरेट किया होगा? यह मंकी शुरुआत में रुका हुआ था, ऊपर चढ़ा, तो कुछ तो वेलोसिटी से चढ़ा होगा, मुझे नहीं पता कितनी वेलोसिटी से, लेकिन कुछ तो वेलोसिटी रखा होगा। तो इसका मतलब यह मंकी ऊपर जाने के लिए थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन एक्सेलरेट जरूर करेगा ऊपर की, क्योंकि शुरुआत में रुका हुआ था ये। जब तक एक्सेलरेट नहीं करेगा तब तक चलना कैसे शुरू करेगा? और जैसे ही ये एक्सेलरेट करेगा, अब ये कहना गलत हो जाएगा कि t और mg बराबर है। कौन ज्यादा हो जाएगा बोलो? t ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि t ऊपर की तरफ लग रहा था, mg नीचे की तरफ लग रहा था, मंकी ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है।
मंकी की वेलोसिटी शुरुआत में 0 और बाद में ऊपर की ओर। ऐसा तभी हो सकता है सिर्फ जब एक्सेलरेशन आया हो मंकी में ऊपर की ओर, और ऊपर के ओर एक्सेलरेशन तभी होगा जब टेंशन ज्यादा ताकतवर हो जाए। तो टेंशन ज्यादा हो गया है mg से जब यह मंकी ऊपर की ओर एक्सेलरेट किया होगा उस वक्त, और ठीक उसी वक्त वही टेंशन जो mg से ज्यादा है वही तो बनाना के साइड में भी लग रहा है। तो बनाना के भी फ्री बॉडी डायग्राम में यही बात रहेगी, टेंशन mg से ज्यादा है, तो यह बनाना किधर एक्सेलरेट करेगा? ऊपर की ओर। एक्सेलरेशन ऑफ बनाना विल ऑल्सो बी अपवर्ड्स। चलो इस एक्सेलरेशन को मैं a' मान लेता हूं, मुझे नहीं पता कितना होगा इसका एक्सेलरेशन, लेकिन होगा ऊपर की ओर। कैसे? क्योंकि टेंशन T ज्यादा है। क्यों ज्यादा है टेंशन T? क्योंकि मंकी ऊपर चढ़ते वक्त थोड़ा सा तो एक्सेलरेट किया होगा। शायद समझ पाए मेरी बात को आप। मैं दोबारा से सेम इसी बात को रिपीट कर रहा हूं, शायद आप कुछ नया इस बार सीख जाएं। लॉजिक को एक एक करके समझो दोबारा से, कि अगर यह मंकी शुरुआत में ठहरा हुआ था तो ऊपर जाना कैसे शुरू कर सकता है? ऊपर जाना तभी शुरू कर सकता है जब यह ऊपर की ओर करेगा एक्सेलरेट। तो इसका एक्सेलरेशन अगर है ऊपर की ओर तो गारंटी है इस बात की कि टेंशन ज्यादा होना चाहिए mg के फोर्स से। ठीक? अच्छा, अगर टेंशन ज्यादा है mg के फोर्स से तो वही कैलकुलेशन तो यहां पर भी है। तो बनाना, तुम ये बोल सकते हो सर क्या पता बहुत कम समय के लिए एक्सेलरेट किया। ठीक है, बहुत कम समय के लिए बनाना भी एक्सेलरेट किया तो जाएगा तो ऊपर ही ना बनाना। मंकी बहुत कम मूव किया ऊपर, बनाना भी बहुत कम मूव करेगा ऊपर, तो बनाना विल गेट एक्सेलरेटेड, या सिंपल यही बात, विल मूव अप। मानते हैं इस बात को? अब कितना एक्सेलरेशन से मुझे नहीं पता, चलो मैं मान लेता हूं इस बनाना का एक्सेलरेशन a नहीं है, a1 है। a1 का वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया तो माना यह जाएगा कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सही है, जो कि आएगा नहीं। तो अब एकदम इक्वेशन लिखते हैं प्रॉपरली, जो आएगा देखा जाएगा। t माइनस एम जी, ये मंकी के लिए लिख रहा हूं, t माइनस एम जी इक्वल्स टू m इंटू ए। ये इक्वेशन लिखा गया है फॉर मंकी। जब तक वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है सिर्फ तभी तक की बात कर रहा हूं। फिर नया इक्वेशन बनाना के लिए लिखने जा रहा हूं जिसका एक्सेलरेशन a1 माना गया है। इक्वेशन बना हमारे पास, फिर से सेम टू सेम, t माइनस एम जी इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाई a1। ये इक्वेशन लिखा गया है फॉर बनाना। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, समझ में हमें यह आ गया कि a1 का वैल्यू a के बराबर होगा। फर्क नहीं पड़ता a ऊपर है कि नीचे है, लेकिन a1 का वैल्यू जो भी होगा a के बराबर होना ही चाहिए। तो इससे साबित यह होता है कि लिखना चाहिए आपको भी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी किसी भी खास वक्त का एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ बनाना एंड मंकी मस्ट बी सेम। यह साबित कर लिया हम लोगों ने। अब मैथमेटिक्स इस बात को भी बोल रहा है कि अगर आप ये शुरुआत से ही माने होते एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, मतलब बंदर जो है वो रस्सी को धीरे धीरे छोड़ के नीचे उतर रहा हो अगर, तो ये बनाना भी नीचे जाएगा, नीचे की ओर एक्सेलरेटेड होगा। याद रहे यहां पर कांस्टेंट रिलेशन काम नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे मंकी ऊपर जा रहा है ना, नीचे वो रस्सी को छोड़ते जा रहा है। अगर मंकी ऊपर जा रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर मंकी के ऊपर में जो रस्सी का हिस्सा है उसकी लंबाई अगर घटेगी तो दूसरे साइड में यह लंबाई बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि मंकी के नीचे भी रस्सी का हिस्सा जा सकता है। समझ गए तो अच्छी बात, नहीं तो पहले से भी अलग तरीके से बताया हुआ हूं।
कि कांस्टेंट रिलेशन इस तरह से यहां पर नहीं एप्लीकेबल है। उसके अलावा हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमने सीखा कि दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए, और देखिए किन हालतों में बराबर होनी चाहिए एक्सेलरेशंस। अगर मंकी ऊपर एक्सेलरेट करेगा तो बनाना भी सेम अमाउंट में ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, प्रूव किया हमने। फिर से अगर मंकी नीचे की तरफ इसी रस्सी पर उतरने लगे तो यह बनाना भी नीचे की ओर सेम एक्सेलरेशन से जाने लगेगा। अगर गुस्से में आके मंकी परेशान हो गया कि ऊपर जा रहे हैं तो बनाना भी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहे हैं तो बनाना भी नीचे जा रहा है, गुस्से में आके बंदर ने रस्सी को छोड़ दिया, तो बंदर का एक्सेलरेशन जी, रस्सी ढीली हुई, बनाना का भी एक्सेलरेशन जी, नीचे की तरफ। तो थक हार के मंकी चाहे जो कर ले, दोनों का एक्सेलरेशन बराबर ही रहेगा और मंकी कभी इस बनाना को नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, एक बात यह जरूर हो सकता है, एक बात यह जरूर हो सकता है कि ये बनाना अगर एकदम ऊपर में शुरुआत से ही था तो ये खींचते खींचते बनाना को, यह मंकी खींचते खींचते बनाना को दूसरे साइड में पुली के ट्रांसफर करके खींच सकता है, यह जरूर हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन चाहिए कि जब बनाना दूसरे साइड पहुंचा, ठीक उसी वक्त मंकी भी ऊपर पहुंच गया। अगर मंकी थोड़ा भी नीचे रह गया तो फिर पूरी तरह से गिर जाएगा। दोनों, बनाना भी और मंकी भी, दोनों के बीच का सेपरेशन कभी जीरो नहीं होगा। खैर, आई होप आप सीखे, और जो सीखे उसको अप्लाई करो। देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा इस नए सवाल के जवाब का। आप सभी में से किसी ने अभी तक कोई सवाल पूछा नहीं है, तो मुझे लगता है या तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। नया सवाल है, डायग्राम बस मुझे बनाने में 1 मिनट का समय लग सकता है। यही वाला डायग्राम ले लेता हूं, इसमें कुछ चेंजेस लाऊंगा। या ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन वाला डायग्राम में ले लेता हूं, ये ज्यादा बेहतर है, और इसी पर आधारित क्वेश्चन फ्रेम करता हूं। देखते हैं आप एकदम प्रॉपर लॉजिक से सोच समझ के कर पाते हैं कि नहीं। डायग्राम को आप भी जरा अच्छे से बना लेना, पहले मुझे तो बना लेने दो। ये सब कुछ भी नहीं है, और याद रखो ये एक बनाना है, दिस इज बनाना। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि डायग्राम बनाने लगे बनाना का, ऐसा मत करना। और फिर यहां पर रस्सी लटका हुआ, जिससे फिर लटका हुआ है एक मंकी। ये हालात हैं इस बार। ये है मंकी और ये बनाना। और सवाल पूरा लिखो जरा कि इफ इनिशियली, नहीं, इफ वर्ड हटा दो, इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। शुरुआत में सिस्टम बिल्कुल इक्विलिब्रियम में अगर है, उसके बाद फिर यह कहा जा रहा है इफ मंकी क्लाइम्स अप द रोप। अच्छा, बाय द वे, ये तो मैं बताया ही नहीं पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। अगर मंकी ऊपर गया h, तो बनाना भी ऊपर जाएगा h। तो बनाना का डिस्प्लेसमेंट h ऊपर की तरफ। तो नया सवाल है, इफ मंकी क्लाइम्स अप द रोप बाई h है एक्स्ट्रा जितना भी ये ऊपर चढ़ा। ये नहीं मानोगे आप कि ये मंकी चढ़ते चढ़ते इस पुली तक पहुंच गया, ये सब नहीं मानेंगे आप, और उछल के दूसरे साइड चला गया, नहीं। अच्छा, मजे की बात, अगर उछल के दूसरे साइड भी जाएगा तो मंकी फ्री फॉल में है, बनाना भी फ्री फॉल में आ जाएगा, क्योंकि पुली तो मासलेस है। जैसे ही मंकी जंप करेगा, बनाना भी नीचे गिरना शुरू कर देगा।
तो उसको जंप करने से भी कोई फायदा नहीं। तुम ये सोच सकते हो कि सर यहां से अगर ये ऊपर की तरफ जंप करके ऐसे जाए तो ऊपर की तरफ जंप कैसे करोगे? मान लो तुम खुद सच में बंदर हो, ठीक है, तो अगर ये रस्सी है तो तुम रस्सी को पकड़ के ऐसे रस्सी में लटके हुए हो अगर, तो तुम ऊपर कैसे जंप करोगे? एक ही उपाय है, रस्सी को नीचे खींच के। तो जैसे ही तुम रस्सी को नीचे खींच के खुद ऊपर जंप करने की कोशिश करोगे, यह रस्सी में आने वाला खिंचाव इस बनाना को भी ऊपर फेंक देगा। तो इतना भी आसान नहीं है यहां पर सोचना चीजों को। तो जितना भी सीखे हो सब कुछ अप्लाई कर देना। इफ मंकी क्लाइम्स अप द रोप बाई एच, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बनाना। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बनाना, यही सवाल है। अच्छा, कुछ कुछ गलतियां जो आप करेंगे उसको मैं शुरुआत से ही ठीक करने की कोशिश करता हूं। सवाल में लिखा है कि शुरुआत में पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। क्या इसका मतलब यह निकला कि दोनों का मास m मान लोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों का मास m यहां पर नहीं है। तो जरा चालाकी से करना। अच्छा सवाल दे दिया हूं गलती से। आंसर भी बता दे रहा हूं। आंसर है इसका h अपवर्ड्स। डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था ना, तो बनाना भी h लेंथ ऊपर ही जाएगा। मतलब अगर ये मंकी बहुत चालाक निकला और पुली दो ठो लगा दिया यहां पर, बावजूद इस बात के जितना ये ऊपर जाएगा मंकी, उतना ही बनाना भी ऊपर चला जाएगा। तो कभी सोचिएगा, मंकी तो नहीं सोच पाएगा। अगर आप सोच पाएंगे कि क्या यहां पर ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए कि फाइनली मंकी चढ़ते चढ़ते बनाना को पकड़ ले, कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए, समय मिले तो सोचिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप। इसको होमवर्क में मानते हुए मैं फिलहाल आगे बढ़ रहा हूं। नया सवाल डायरेक्ट करना शुरू करोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि इंक्लाइन प्लेन पर मुझे कुछ पढ़ाना है। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का हर थियरी मैं पहले ही क्लास में कंप्लीट कर चुका हूं। यह रहा एक इंक्लाइंड सरफेस, यह मतलब तिरछा सरफेस है इस बार। जैसे ऐसे होता है ना सरफेस, हमेशा ऐसे होता है सरफेस। इस पर ब्लॉक रख दीजिए या कुछ भी रख दीजिए, ऐसे हुआ करता था सरफेस। अब इस बार ऐसे तिरछा हो गया है सरफेस, और इस तिरछे सरफेस पर ढलान है ये। इस ढलान पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया। आप मानेंगे कि फ्रिक्शन जैसा कुछ भी नहीं होता। फ्रिक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन जस्ट करने वाले हैं। और पहला सवाल चूंकि कर रहे हैं इस तरह का, जरा साफ साफ लिख दो कि यह रहा ग्राउंड, और इसे ही बोल रहा हूं मैं इंक्लाइंड सरफेस। ढलान वाला सतह। अच्छा, इस ढलान का, इस सरफेस का आखिर कितना ग्राउंड से बनने वाला एंगल है? तो थीटा के बराबर, ठीक। और आप ये मानेंगे कि ये जो सरफेस है ये बर्फ का बना हुआ है। कहने का मतलब ये एकदम स्मूथ सरफेस है। इतनी बातों को आप जरूर लिख दें डायग्राम में, और इसके बाद फिर इसके ऊपर ऐसे करके एक ब्लॉक दिखाओ। इस ब्लॉक का मास m दिखाओ, ठीक। और फिर जाके क्वेश्चन का बिल्कुल फर्स्ट पार्ट ये है, क्वेश्चन का बिल्कुल फर्स्ट पार्ट ये है कि ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक। इस ब्लॉक का केवल फ्री बॉडी डायग्राम तो पहले बनाइए। और आप इस बात को भी जानते हैं अब अच्छे से कम मुझसे पढ़ते हुए, कि जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है हम लोग क्वेश्चन ही कर रहे हो, हम लोग काफी कुछ सीख रहे होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान। तो फ्री बॉडी डायग्राम बन गया होगा अभी तक। देखिए, ये ब्लॉक ऐसे तिरछा रखा हुआ है उस सरफेस पर,
तो इस रखे हुए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाने जाऊंगा तो mg वाला फोर्स आखिर किस तरफ दिखाऊंगा? क्या ऐसे दिखाया जाए इस बार? नहीं, mg फोर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर कैसे करके ब्लॉक रखा हुआ है। mg का फोर्स ठीक नीचे की ओर लगेगा ही लगेगा। mg का ये एक फोर्स मैं दिखाया एकदम सीधा नीचे की ओर, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। दूसरा फोर्स जो है यहां पर, ये फ्री बॉडी डायग्राम बन रहा है, एक्सेलरेशन के बारे में सोचो भी मत, न्यूटन्स लॉ के बारे में सोचो भी मत, सिर्फ फोर्सेस। तो अब ऐसे सोचा करो कि जो ब्लॉक है उसको छूने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं? जस्ट टच करने वाला तो यहां पर एक सरफेस मात्र है, तो वो लगाएगा नॉर्मल फोर्स, और बिना छूने वाला एक ही फोर्स लगता है, mg का फोर्स। बाकी फोर्सेस दूसरे चैप्टर में है, मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह। तो दूसरा फोर्स अभी कौन सा बचा हुआ है? अगेन नॉर्मल फोर्स अभी भी बचा हुआ है, और ये रहा नॉर्मल फोर्स। किस तरफ? नॉर्मल फोर्स रटवा चुका हूं इस बात को, सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा नॉर्मल फोर्स। तो सरफेस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में लगा नॉर्मल फोर्स। क्यों इस तरफ लगा? जरा 1 मिनट ठहर के हम लोग सोच लेते हैं कि आखिर नॉर्मल फोर्स क्यों इस तरफ लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह सरफेस महज इतना चाहता है, यह है सरफेस, यह सरफेस सिर्फ यह चाहता है कि यह जो ब्लॉक है, यह ब्लॉक इस तरफ ना जाए, क्योंकि इस तरफ अगर यह ब्लॉक जाने लगेगा तो सरफेस को टूटना पड़ेगा। यह सरफेस को कोई दिक्कत नहीं है अगर यह ब्लॉक इस तरफ चलते चला जाए तो, इस सरफेस को कोई दिक्कत नहीं है अगर यह ब्लॉक को कोई ऐसे करके फेंक दिया जाए तो। अगर यह ब्लॉक इस सरफेस को तोड़ के सरफेस के अंदर जाने की कोशिश करेगा जब जब, तब तब यह सरफेस अपने आप को बचाने के लिए, टूटने से बचाने के लिए एक सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, जो इस ब्लॉक को, सरफेस को तोड़ के सरफेस के अंदर जाने से रोकेगा। तो यही लगने वाला फोर्स मैं अलग से फ्री बॉडी डायग्राम में दिखा दिया, N। आई होप एकदम क्लियर है ये बात। अब इसके अलावा एक्सेलरेशन आखिर किस तरफ है इस ब्लॉक का? तो एक्सेलरेशन किधर है सोचिए जरा। क्या यह ब्लॉक सीधे ऐसे नीचे जा सकता है? नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो क्या समस्या है? सरफेस को टूटना पड़ेगा। सरफेस टूटेगा क्यों भाई? हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि रस्सी टूटेगी नहीं, सरफेस टूटेगा नहीं, ठीक? तो हम लोग ऐसा मानते रहें अगर कि सरफेस टूटा नहीं तो आखिर यह ब्लॉक किधर जाएगा? ऐसे करके जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं इस ब्लॉक के पास, ठीक? ये ब्लॉक हम लोग जैसा देख सकते हैं या मन में सोच सकते हैं कि बर्फ के सिल्ली पर अगर टेढ़ा करके बर्फ को, अगर ब्लॉक को छोड़ देते हो तो ये ब्लॉक नीचे फिसलते चला जाएगा ऐसे, और इसका जो कुछ भी एक्सेलरेशन है वो इसी तरफ होगा। और अब हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं अगले 1 मिनट में एक ऐसे कंसेप्ट को सीखने के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है? तो सुनना जरा ध्यान से इस नए कंसेप्ट को, जो अभी तक कभी नहीं बताया हूं, मतलब दूसरे बच्चों को बताया हूं, आपको नहीं बताया हूं। एक्सेलरेशन इस तरफ है, ठीक? एकदम ध्यान से, एकदम कान खोल के मेरी बात को एक बार में समझने की कोशिश करिए। यह है वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक? दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन। मुझे यह समझाओ कि क्या वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक्सेलरेशन का शून्य होना। अगर यह ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ना रखे तो कहा जा सकता है वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, ठीक? तो क्या यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है? तो देखते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन मतलब ठीक ऐसा बनने वाला लाइन। तो इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट आ जाएगा ना यहां पर,
इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट यहां पर मौजूद है जो वर्टिकल है। समझ पाए इस बात को? यह मैं बोल रहा हूं कि इतना सा हिस्सा कहला जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इस वजह से नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में 0 नहीं लिखा जा सकता। सुन पाए इस बात को? अगर मैं ऐसा करने लगूं कि यह एंगल मान लो अल्फा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आया नॉर्मल फोर्स का? नॉर्मल फोर्स का ऊपर के तरफ का कंपोनेंट कितना आया? n cos थीटा आया। और नीचे के तरफ का क्या फोर्स है? mg। तो क्या n cos थीटा को इस तरह से लिखना सही है कि n cos थीटा माइनस mg इक्वल्स टू मास इंटू 0 का एक्सेलरेशन? यानी कि n cos थीटा इक्वल्स टू mg अगर मैं लिखता हूं, n cos थीटा इक्वल्स टू mg अगर मैं लिखता हूं, तो क्या यह सही है? नहीं, यह पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लिख रहे हो। यह इक्वेशन कहां से आया? वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लिखते हुए। और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ये देखो, ये है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपको ए कॉस अल्फा, ये ए साइन अल्फा, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा यहां पर। तो ये इक्वेशन लिखना और इस तरह से चीजों को रटना पूरी तरह से गलत है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि n बराबर mg होता है या n बराबर mg cos थीटा होता है। इन सारी बातों को भूल जाओ, तब तो मैं कुछ पढ़ाऊं। ठीक है? गिलास में पहले से पानी भरा रहेगा तो मैं कैसे पानी भरूंगा उसमें? मैं सिर्फ एक रूल बोल रहा हूं आपको, न्यूटन सेकेंड लॉ जब आप अप्लाई करिए, दिमाग को अलर्ट रखिए कि किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। और ऐसे मत लिखा करो न्यूटन्स लॉ को। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं न्यूटन्स लॉ को, n cos थीटा mg से कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? अरे वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो मुझे पता है आंसर निकालना आसान है इस क्वेश्चन का, लेकिन यह समझना जरूरी था। तो अभी अभी हमने यह सीखा कि देयर इज, या ऐसे, नेट फोर्स आपको लिखना चाहिए इस बात को साफ साफ, नेट फोर्स अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, नेट फोर्स अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन इज नॉट को कैपिटल लिख दो। रिवीजन करते समय यह साफ दिखना चाहिए आपको, नॉट 0। यह 0 नहीं है। सबसे पहले हम लोग यही सीखे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक कंसेप्ट अभी तक मैं बताया हूं केवल। हमने यह सीखा वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लिख करके, क्या वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाना गलत है? न्यूटन्स लॉ बिल्कुल लगाइए। आप वर्टिकल डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को 0 मत लिखिए। बस मैं ये बोला हूं। यह कहीं नहीं लिखवाया कि न्यूटन्स लॉ ही गलत है वर्टिकल डायरेक्शन में। सुनाई दे रहा है ना? मैं जो बोलूंगा वो सही रहेगा, आप क्या समझेंगे वो सही रहेगा कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। खैर, तो यहां पर सिखाना एक और बात मैं ये चाहता हूं आपको, फाइनल बात, कि जिधर एक्सेलरेशन रहा करे, ऑब्जेक्ट को केवल देखोगे तो समझ में आ जाएगा आखिर किधर है एक्सेलरेशन, किस ओर है एक्सेलरेशन। जिधर भी एक्सेलरेशन रहा करे उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो उस एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं है, यानी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज 0। कैसे पता? ये एंगल मान लो अल्फा है, तो a cos अल्फा, लेकिन अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री। कितना कंपोनेंट आया? 0। कोई चीज एक्स एक्सिस में होगा तो वाई एक्सिस में कैसे हो सकता है उसी का कंपोनेंट? ठीक है, मैं क्या बोला फिर से सुनो। जिधर भी एक्सेलरेशन पाओ उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन को ढूंढो। उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा।
इस वजह से एक्सेलरेशन के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाने से सबसे सिंपल इक्वेशन बनता है। इस बात को लिखो खुद से कि जिधर एक्सेलरेशन हो उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाने से, न्यूटन सेकंड लॉ लगाने से सबसे आसान इक्वेशन बनता है। क्यों? क्योंकि जिधर एक्सेलरेशन रहेगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसी एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा। फिर से, क्योंकि जिधर एक्सेलरेशन रहेगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसी एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा। तो आपके लिए न्यूटन्स लॉ में नेट फोर्स बराबर 0 लिखना सही हो जाएगा। अब अगर इतनी बातों को नहीं समझ पाए तो अब रटने वाला बात बता रहा हूं। समझ गए तो भी इस बात को रटोगे, नहीं भी समझे तो भी इस बात को रटोगे, क्योंकि रटने के बाद 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही सही समझ में आ जाएगा कि इफ डायरेक्शन ऑफ acceleration, if direction of acceleration is known, अगर आप एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पहले से जानते हैं तो देन कंसिडर लिखते जाओ x and y axis, x and y axes along the acceleration, then consider x and y axes along the acceleration and perpendicular to acceleration। मैं क्या बोला फिर से बोल रहा हूं, और कुछ तो बात है कि मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं। जिधर एक्सेलरेशन आप पाएं किसी भी सवाल में किसी भी ऑब्जेक्ट का, एकदम सिंपल सा रूल है ये जो हमेशा आपके कैलकुलेशन को एकदम आसान रखेगा। अब आसान होने के बावजूद आपके लिए कठिन है तो आप पढ़िए अच्छे से फिर, ठीक है। क्वेश्चन को आसान से आसान बनाए रखने का ये एक तरीका बता रहा हूं कि जिधर एक्सेलरेशन है उसी तरफ आप मान लीजिए, जिधर भी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है उसी तरफ आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, और जिधर भी परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन होगा उधर आप वाई एक्सिस मान लीजिए, ठीक है। ऐसा मानने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वाई एक्सिस में आप न्यूटन सेकंड लॉ लगाते वक्त नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 लिखने के लिए आजाद है। क्या यह रूल को फॉलो करना जरूरी है? नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन हर हालत में सही होगा, बस आप सही से न्यूटन्स लॉ लगाइए। लेकिन सबसे आसानी से क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब इस रूल को आप फॉलो करेंगे। आई होप अब मैं आगे बढ़ सकता हूं सेकेंड पार्ट के साथ। ये रहा हम लोगों के पास फ्री बॉडी डायग्राम। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमें पहले से पता है। अब हम लोग समझ चुके हैं कि किधर एक्स और वाई एक्सिस समझना चाहिए हमें। खुद से करिएगा, लिखिए नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। फाइंड नॉर्मल फोर्स एंड द एक्सेलरेशन। फाइंड नॉर्मल फोर्स एंड द एक्सेलरेशन। जरा जल्दी करें। किसी का सवाल यह है कि सर ये ब्लॉक तो मूव करेगा तो नॉर्मल 0 नहीं होगा? और किसी का तो कोई सवाल नहीं आया है, ठीक है। किसी का सवाल यह है कि चूंकि यह ब्लॉक मूव करेगा, क्या इस कारण से यह नहीं कहा जा सकता कि नॉर्मल फोर्स 0 हो जाना चाहिए? सोचेंगे इस पर। पहले
जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं उसको एकदम अच्छे से कंप्लीट कर दें। नॉर्मल फोर्स का वैल्यू निकालिए, एक बार आंसर निकाल लें हम लोग, उसके बाद इस पर चर्चा कर लेंगे कि आखिर नॉर्मल फोर्स यहां पर 0 क्यों नहीं है। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम कॉपी किया क्या? नहीं, ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है हमारे पास, इसी की मदद लेंगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नॉर्मल फोर्स पता करना है, एक्सेलरेशन। जो आपका डाउट है उसको मैं कंप्लीट करूंगा अभी जस्ट, लेकिन फिलहाल मैं एक दूसरे कलर से एक्स और वाई एक्सेस को दिखा रहा हूं। इसे ही माना गया एक्स एक्सिस, इस तरफ एक्सेलरेशन की दिशा में ही मैं एक्स एक्सिस मान लिया, और ठीक एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सिस मान लिया। ऐसे ये एक्स और वाई एक्सिस में सेट कर दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, नॉर्मल फोर्स पूरी तरह से सिर्फ वाई एक्सिस में है, एक्सेलरेशन पूरी तरह से एक्स एक्सिस में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। अब mg का जो ये फोर्स है उसका दो कंपोनेंट होगा, जिसके लिए आपको तैयार रहना है, दो अलग अलग कंपोनेंट्स। ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे हमें समझ जाना चाहिए मेरे बताने के पहले। लेकिन ये फ्री बॉडी डायग्राम जो बना था उसके तुरंत बाद हमने एक्स और वाई एक्सिस निर्धारित कर दिया। अब इसके आगे की बात कर रहा हूं, इस mg के फोर्स को रिजॉल्व करने की बात कर रहा हूं, देखना ध्यान से। एक मिनट बस वेट कर लो। हाँ, ये एक्स और वाई एक्सिस हमारे पास बना हुआ है। हमें mg वाले एक फोर्स को तोड़ना है दो अलग अलग कंपोनेंट्स में। गलती मत करना भाई, ये दो अलग अलग कंपोनेंट्स में। बच्चों, आप इस तरह का डायग्राम अगर बनाए हैं तो ये गलत है डायग्राम, आपको एरो दिखाना जरूरी है। और ये नए फोर्सेस नहीं है, ये पुराने फोर्सेस का, पुराने एक फोर्स का ही दो अलग अलग कंपोनेंट है। ये वाला हिस्सा कहलाएगा y कंपोनेंट ऑफ mg, x कंपोनेंट ये वाला हिस्सा है, लिखने का जरूरत नहीं है। तो x और y कंपोनेंट आपको अपने डायग्राम में साफ साफ नजर आना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये एंगल कितना है, ढूंढिए भाई एंगल कितना है। तो हमें यह जानकारी थी पहले कि जो इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस किधर था, एक्स एक्सिस की तरफ ही तो है। एक्स एक्सिस किधर मान चुके हैं हम लोग, एक्सेलरेशन की ही दिशा में तो एक्स एक्सिस माने थे ऐसे। तो एक्स एक्सिस खुद एंगल बना रहा है थीटा का। तो देखिए असली डायग्राम में इस तरह से यहां पर बनने वाला एंगल थीटा है। अगर ठीक है ना, यहां पर बनने वाला एंगल थीटा, तो ये बना 90 डिग्री माइनस थीटा, और दोबारा से ये एंगल बन गया थीटा के बराबर। तो जो दो कंपोनेंट्स की मैं चर्चा कर रहा था, mg का एक कंपोनेंट ये रहा जिसका की वैल्यू है mg cos थीटा, और इसी mg का दूसरा कंपोनेंट है ये है mg sin थीटा। ये कोई नया फोर्स नहीं, उसी पुराने mg फोर्स का दो अलग अलग टुकड़ा है। आई होप आप इन बातों को समझ सके। इसके आगे की बात कर रहा हूं, क्या ये ब्लॉक, ध्यान से देखें, क्या ये ब्लॉक इस तरह से वाई एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है क्या? ये ब्लॉक, ये तो सिर्फ एक्स एक्सिस में जा रहा है, वाई एक्सिस में तो जा ही नहीं रहा। इस वजह से यह कहना बिल्कुल सही है कि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, और जो भी एक्सेलरेशन है वो मात्र एक्स एक्सिस में है, और वही एक्सेलरेशन तो खुद ए के बराबर है। तुम पूछोगे कि सर ऐसा कैसे कह दिए कि वाई एक्सिस में 0 है एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस में है एक्सेलरेशन? हम लोग चालाकी ये किए हैं कि जिधर एक्सेलरेशन है उसी तरफ एक्स एक्सिस ले लिए, ये चालाकी की, ताकि एक तरफ जो भी रहना है एक्सेलरेशन रहे, दूसरी तरफ एक्सेलरेशन एकदम ना रहे, ताकि चीजें आसान रहे। अब देखो फायदा, यूजिंग
न्यूटन्स सेकेंड लॉ, यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में सिर्फ मैं लगाने जा रहा हूं न्यूटन्स सेकेंड लॉ। नॉर्मल फोर्स ये रहा माइनस mg, कौन सा कंपोनेंट है वाई एक्सिस में, देखिए mg cos थीटा है नेगेटिव वाई एक्सिस में, इसलिए माइनस mg cos थीटा। और क्या एक्सेलरेशन है वाई एक्सिस में? बिल्कुल नहीं है, तो इस वजह से m इंटू जीरो। क्या ये इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह से बना के RHS में जीरो लिखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो नहीं है, वाई एक्सिस में जीरो है। तो इससे डायरेक्ट हमारे पास आंसर निकल के आया, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू है जीरो नहीं, mg cos थीटा। मतलब जस्ट समझेंगे, पहले आंसर निकाल लें। अब यूजिंग न्यूटन्स लॉ, यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ अलोंग किस तरफ? एक्स एक्सिस। क्या मैं बताया था रटने वाली बात? एक्सेलरेशन की तरफ और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर, मान लीजिए एक्स और वाई एक्सिस। क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा, ठीक। तो यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ अलोंग एक्स एक्सिस, आप मुझसे पहले लिखे रहिए इक्वेशन, आप तो सॉल्व भी कर दिए होंगे मुझे पता है, और सोच रहे होंगे मन ही मन कि सर इतना क्यों बोलते हैं आप। लेकिन जिनको जरूरत है उनको समझ में आएगा। जिन्होंने ऐसी गलती पहले की हुई है, या जिनको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि नॉर्मल का कंपोनेंट ले रहे हैं इधर और mg के साथ कैंसिल कर दें उसको, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं कि mg का कंपोनेंट लेंगे और नॉर्मल के साथ उसको कैंसिल करेंगे। mg का कंपोनेंट mg cos थीटा को ही नॉर्मल से क्यों इक्वेट किए, नॉर्मल का कंपोनेंट लेकर के mg से क्यों नहीं इक्वेट किए। हम लोग इक्वेट वगैरह कुछ नहीं करते हैं, हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं हर बार। जिधर एक्सेलरेशन जीरो है उधर लगा दीजिए आप न्यूटन सेकेंड लॉ। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है ही नहीं, तो आप क्यों इस डायरेक्शन में लिखोगे न्यूटन्स लॉ? कठिन हो जाएगा इक्वेशन, और RHS को जीरो लिखना गलत होगा। इक्वेट वगैरह नहीं करते हैं फोर्स को, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं। और यही कारण है मेरा बार बार इस तरह से साफ साफ आपको दिखाते हुए ये स्टेटमेंट लिखने का, कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई एक रूल है कि n बराबर होता है mg cos थीटा। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला है न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। यह है एकमात्र फॉर्मूला पूरे चैप्टर में। यह फॉर्मूला अलग अलग डायरेक्शंस में वैलिड है, जिससे जो आंसर आते जाएगा मानते जाएंगे, ठीक। अच्छा, यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ अलोंग एक्स एक्सिस, ये हम लोग समझते हैं। नेट फोर्स क्या है? सिर्फ और सिर्फ mg sin थीटा, इसको कैंसिल करने वाला कोई भी नहीं है। तो यही बराबर होना चाहिए मास इंटू एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन, खुद a ही तो है। इससे समझ में आया हमें कि एक्सेलरेशन a का वैल्यू है खुद g sin थीटा, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से समझा जाए इन दोनों आंसर्स को, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक डाउट है। थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूं समझाने के लिए कि अगर ये इंक्लाइंड सरफेस है और इस पर फिसलता हुआ ये ब्लॉक अगर जा रहा है नीचे की ओर ऐसे, तो आखिर ये ब्लॉक तो चल रहा है, तो चलते हुए ब्लॉक के वजह से क्या नॉर्मल फोर्स जीरो नहीं हो जाना चाहिए? देखो, लाइफ के लिए एक बात बता रहा हूं, और बड़ा ही फिलोसॉफिकल बात है कि अगर आपको किसी भी चीज का महत्व समझना है, महत्व मतलब उसके वजह से कुछ हो भी रहा है कि नहीं, तो आप मन में मान लो कि वो अगर वहां नहीं होता तो क्या हालात रहते। जैसे मान लो मुझसे आप कुछ नहीं सीख रहे हैं, मेरा कोई महत्व नहीं है आपके पढ़ाई में, मान लेते हैं, तो इसको कैसे चेक करोगे? आप ऐसे ही तो चेक करोगे कि चलो मान लेते हैं सर फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग कहीं और से पढ़ रहे हैं या खुद से पढ़ रहे हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, खुद से पढ़ के भी बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो
अगर मुझे मन में मान लो कि मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, बावजूद इसके आपका सेम मार्क्स आ रहा है, सेम तरह से आप समझ पा रहे हैं फिजिक्स को, तो इसका सच में मतलब यह है कि मेरा कोई महत्व नहीं है। ठीक, मैं ये जानना चाहता हूं कि यहां पर नॉर्मल फोर्स आखिर ये सरफेस लगा रहा है कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं। सिंपल सा काम करो, मन में मान लो कि ये सरफेस है ही नहीं यहां पर। ठीक, तो बावजूद इस बात के क्या ये ब्लॉक इसी तरफ जाएगा? अगर जाएगा तो इसका मतलब यह है सरफेस हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सरफेस ने किसी तरह का कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लगाया। लेकिन यह सरफेस अगर नहीं होगा यहां पर, तो यह ब्लॉक इस एक्सेलरेशन ए से इस तरफ नहीं जाएगा, यह तो सीधे नीचे गिरेगा ऐसे। इसका मतलब यह है यह सरफेस कुछ तो कर रहा है जिसके वजह से सिर्फ इसी तरफ जा रहा है ब्लॉक, इस तरफ नहीं जा रहा है। तो इस तरफ नहीं जाने के लिए नॉर्मल फोर्स की जरूरत है इस सरफेस के परपेंडिकुलर। शायद थोड़ी सी बात को समझे आप। दूसरे तरीके से इसी बात को रियलाइज करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से नॉर्मल फोर्स अलग अलग एंगल पर लग रहा होगा। दो रिजल्ट्स निकाले हैं हम लोग, n बराबर mg cos थीटा। फिर से बोल रहा हूं, यह कोई फॉर्मूला नहीं है, न्यूटन सेकंड लॉ से निकल के आने वाला चीज है, ये न्यूटन सेकंड लॉ फॉर्मूला है। और दूसरी चीज हम लोग निकाले एक्सेलरेशन इंक्लाइन सरफेस पर g साइन थीटा के बराबर। माना कि जो असली डायग्राम था हमारे पास ये, देखना ध्यान से, हमने ये सीखा है अभी अभी नॉर्मल फोर्स का क्या वैल्यू है, आपके नोटबुक में तो लिखा है ये बात, और एक्सेलरेशन ए का क्या वैल्यू है। ठीक, तो मन में ये सोचो कि थीटा का वैल्यू हो गया है 0, मैं करके नहीं दिखाऊंगा, थीटा का वैल्यू 0 हो गया है। तो अगर थीटा का वैल्यू 0 हो चुका होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा पहले अच्छा खासा था 30 डिग्री के लगभग, मान लो थीटा का वैल्यू घटाते गए घटाते गए घटाते गए 0 हो गया, तो मतलब ये जो ढलान थी वो समतल हो चुकी है। द इंक्लाइंड सरफेस हैज टर्न्ड इनटू हॉरिजॉन्टल सरफेस, ग्राउंड के पैरेलल हो जाएगा बिल्कुल। तो एक स्पेशल केस की मैं बात कर रहा हूं, अगर थीटा बराबर हो जाए 0 के, तो इस ब्लॉक का फिसलने का एक्सेलरेशन कितना निकल के आ रहा है, जी साइन थीटा के जगह लिख दो 0, ये बना 0। यानी कि अगर ये पूरी तरह से समतल हो जाए, इंक्लाइंड सरफेस पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो ब्लॉक का फिसलना बंद, सॉरी एक्सेलरेशन बंद, वेलोसिटी तो जो दे दो लेकिन एक्सेलरेशन नहीं होगा इस ब्लॉक में। ठीक, साथ में नॉर्मल फोर्स का वैल्यू देखो कितना होगा, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू जो हमने पता किया है mg cos थीटा, cos 0 डिग्री 1 होता है, तो खुद mg के बराबर, यानी mg नीचे की ओर, नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं, ये सब कुछ if थीटा इज 0। लेकिन अगर यही थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो इसका आखिर क्या मतलब निकला, ये 0 डिग्री था, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री ऐसे, ये इंक्लाइंड सरफेस सीधा हो गया बिल्कुल ऐसे। और अगर मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा इस बार कि ये रहा इंक्लाइंड सरफेस जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन खुद 90 डिग्री हो गया है बढ़ते बढ़ते। तो बिना किसी फॉर्मूले के कहा जा सकता है कि आखिर क्या होगा, कि एक ब्लॉक जो रखा हुआ था यहां पर, ये सीधे नीचे गिरते चला जाएगा। और चूंकि ये ब्लॉक, जैसा अभी मैं जस्ट बोला था, ये सीधे नीचे गिरते हुए चला जाएगा जी के एक्सेलरेशन से। अब ये सरफेस अगर हटा भी दो तो भी ये नीचे ही जाएगा ना। ठीक, तो यानी सरफेस रखो चाहे ना रखो फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सरफेस का रोल है नहीं। ठीक, जैसे तुम चेयर पर बैठे हो, चेयर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है कि नहीं तुमको, कुर्सी के वजह से तुम पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है कि नहीं, एक्सपेरिमेंट करके पता करो।
तुम अपने दोस्त को बोलोगे जरा सुनो तो, मैं बैठा हुआ हूं, कुर्सी को जरा खींच दो तो यहां से, देखते हैं गिरते हैं कि नहीं। अगर कोई कुर्सी खींच दिया, आप नीचे गिर गए, इसका मतलब कुर्सी आप पर फोर्स लगा के रोके हुए था आपको। यहां पर सरफेस रखो चाहे ना रखो, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ ही होगा, इसका मतलब नॉर्मल फोर्स 0 है। यहां पर कैलकुलेट करके देख लो, एन कॉस 90 डिग्री, सॉरी एम जी कॉस 90 डिग्री, वैल्यू बना 0, होना भी चाहिए। एक्सेलरेशन ए बराबर जी साइन 90 डिग्री, एक्सेलरेशन खुद जी, समझे जी? ठीक है, तो इंक्लाइंड प्लेन के बारे में सब कुछ हमने सीखा। जरा अप्लाई कर दो इसको, और इस तरह के कई क्वेश्चंस हैं आपके पास असाइनमेंट में। तो इसमें न रहो कि यहां पर हम लोग क्लासरूम में ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे तो 2 साल बीत जाएगा। लॉज ऑफ मोशन एक ऐसा चैप्टर है, या इनफैक्ट पूरा मैकेनिक्स ही एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा यूनिट है जिसको पढ़ाने में 10 साल भी कम है। ठीक, तो जितनी गहराई में जाएंगे कुछ ना कुछ सीखने को मिलते चला जाएगा लगातार। तो इस वजह से बोल रहा हूं कि ये मन में मत माने रहो कि क्लासरूम में हम लोग सब कुछ सीखेंगे। हम लोग सबसे बारीक बात को सीख के, सबसे फंडामेंटल बात को सीख के आगे बढ़ेंगे। सवाल को सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी, क्वेश्चन को कम नहीं होने देंगे उसकी जिम्मेदारी मेरी, क्वेश्चन की कमी नहीं होने दूंगा। तो क्वेश्चंस आपके पास भरपूर हैं, आपको पता है कहां से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। असाइनमेंट में इस तरह के इंक्लाइंड सरफेस वाले कई क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सिंसियरली बिल्कुल सॉल्व करना है नोटबुक में। ठीक है, तो सवाल एक सिंपल सा ही दे रहा हूं। एक पुली आ जाए तो सही रहेगा। अगली क्लास में एक काम करूंगा ना मैं, कि पहले से सारे डायग्राम्स बना दूंगा। ये एक पुली है, यहां पर ऐसे एक रफ डायग्राम ही है ये, समझ गए होंगे डायग्राम। इसके बाद फिर ऐसे ये हैंग कर रहा रस्सी, और यही रस्सी का दूसरा हिस्सा पुली के दूसरे तरफ है, इस तरह से ऐसे। ठीक है, फिर एक ब्लॉक लगा हुआ यहां पर, और फिर जाके यही एक ब्लॉक दूसरे जगह पर भी है, लेकिन थोड़ा सा ये घुमा हुआ रहेगा, ऐसे नहीं बना अच्छा। ये ब्लॉक इस तरह से, फ्रिक्शन कहीं पर भी नहीं है। ये 4 kg का ब्लॉक, ये 2 kg का ब्लॉक, ये एंगल 30 डिग्रीज का। यहीं पर बता दे रहा हूं, देखो मान लो तुम थोड़ी देर के लिए कि ये 4 kg वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से इस तरफ जा रहा है। अब हर चीज नहीं बताऊंगा कि सर इस तरह का क्वेश्चन नहीं कराए हो आप, ऐसा नहीं होता। आप ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, टेंशंस वगैरह दिखाइए, एक्सेलरेशन, कांस्टेंट रिलेशन, सब कुछ सोचिए, पता करिए एक्सेलरेशन कितना होगा दोनों ही ब्लॉक्स का। फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ द 2 ब्लॉक्स, फाइंड accelerations, find accelerations of the 2 blocks। मुझे लगता है आसान सवाल है, आप कर लेंगे। इस तरह के कई सवाल आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, 1 मिनट भी वेस्ट मत करो। ठीक, अंत में जाके एक सीख दे करके मैं आपको छोड़ रहा हूं। सीख ये है कि अगर आप किसी भी काम को 1 नैनो सेकंड के लिए भी टाल देते हैं कि इसको 1 नैनो सेकंड के बाद करेंगे, अभी करने का मन नहीं कर रहा, तो वो काम आप कभी नहीं करने वाले। ठीक, ये सच्चाई है। तो बिना किसी काम को 1 नैनो सेकंड के लिए भी टाले हुए सारे क्वेश्चंस को
असाइनमेंट में जो दिया हुआ है लॉज ऑफ मोशन में, सारे क्वेश्चंस को कर डालो। हाँ, स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस को करने में थोड़ी सी असुविधा होगी आपको, लेकिन उसमें भी आप इंतजार मत करिए। आप स्प्रिंग का बेसिक क्वेश्चन जानते होंगे कि कैसे हैंडल करना है। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली या तो आप क्लास 12th में हैं या 12th पास कर चुके हैं, तो स्प्रिंग के बारे में इतना तो जानते होंगे कि ये कैसा फोर्स लगाता है। हालांकि मैं अगले क्लास में इसका डिस्कशन करूंगा, लेकिन आप सारे क्वेश्चंस को करिए। स्प्रिंग वाले फोर्सेस अगर ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, बाकी कोई भी क्वेश्चन ना हो तो घबराने की जरूरत है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को कर डालो। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर 0 है। एक्सेलरेशन मुझे लगता है 0 आएगा, क्योंकि रस्सी को इस तरफ से भी जो खींचा जा रहा है वो 20 न्यूटन के फोर्स से, और इस तरफ से भी जो रस्सी को खींचा जा रहा है वो 20 न्यूटन के फोर्स से। रस्सी किधर भी नहीं जाएगी, दोनों का एक्सेलरेशन, इस दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन यह तरीका आपके लिए गलत है, मेरे लिए ठीक है, आपके लिए गलत है। आपके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, कांस्टेंट रिलेशन लिखना है, न्यूटन सेकेंड लॉ किस डायरेक्शन में आपने लगाया, एक्स एक्सिस कैसे है, वाई एक्सिस कैसे है, सब कुछ सेट करिए। नॉर्मल फोर्स का यहां पर वैल्यू निकल के आना चाहिए आपके पास खुद से 20√3 न्यूटन में। ठीक, तो ऑल द बेस्ट आपको क्वेश्चंस करने के लिए। हम लोग फिलहाल अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।